हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट केस स्टडी के साथ, केस स्टडी नंबर 3। और हमने पहली 6 की 6 केस स्टडी कवर कर ली हैं और ये हमारी आखिरी केस स्टडी है जिसका नाम है केस स्टडी नंबर 33333। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसान है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, हर केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में पूरी की पूरी केस स्टडी एक्सप्लेन करके कि किस प्रोविजंस में है और क्यों इसका आंसर वो है, वो क्यों उसका जवाब वो दिया गया है। और जहाँ पर आईसीआई ने अपना अमेंडमेंट्स नहीं करी हैं उसके बारे में भी बता दिया, जहाँ आईसीआई का आंसर एम्बिग्युइटी है वो भी बताया हुआ है। नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाके सुनना और आपको मज़ा आ जाएगा पक्का, और कमेंट करके बताना भी, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला है। प्लीज़ अगर पसंद आया तो शेयर करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे कि मैं बाकी की और वीडियोस भी बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फिर से केस स्टडीज़ के साथ। उसी वही हमारा फॉर्मेट है जो हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अगर क्वेश्चन डायरेक्टली होगा तो डायरेक्टली आंसर दे देंगे प्रोविजंस के हिसाब से। अगर उससे केस स्टडी से लिंक्ड होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि केस स्टडी से किस तरीके से लिंक है और क्यों ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द गिवन केस स्टडी नीरज एंड शालिनी ने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है 1.5 लाख रुपए की दुबई से। ठीक है भाई, हमें समझ आ गया। दे हैव कस्टम क्लियरेंस थ्रू ग्रीन चैनल। अच्छा, मतलब एक तो लिमिट से ज़्यादा खरीदी। आपने कस्टम एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप लिमिट से ज़्यादा खरीदते हैं आपको ग्रीन चैनल से नहीं आना होता, रेड चैनल से आना होता है, क्योंकि आपको ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके आ रहे हैं और जो अबव द लिमिट ऑफ कस्टम्स एक्ट है और यहाँ पर ग्रीन चैनल से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्टेट वेदर द गिवन एक्ट विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द पामला। बिल्कुल यार, बिल्कुल, yes because an evasion of duty chargeable thereon goods on an above are permissible limit. That's it, B is the answer. दूसरा, will Shalini's uncle be liable for punishment under the money laundering act if he lends the loan amount from the known sources? अगर आप कोई known sources से पैसा लगाता है तो वो मामला तो आता ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। नो, बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ क्राइम, क्योंकि वो नॉन सोर्सेज है, जो उसने पैसा कमाया है वो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीमोनेटाइजेशन नीरज ने डिपॉजिट करे 2 लाख रुपए जय के अकाउंट में। इस केस में बेनिफिशियल पर्सन कौन रहेगा? देखो इस केस में ना मुझे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्योंकि आईसीआई ने जो आंसर दिया ना वो जय दिया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नीरज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल ओनर तो नीरज हुआ ना अगर उसने पैसे डिपॉजिट करे तो, क्योंकि जय तो हमारा एक तरीके से क्लाइंट हुआ। अगर डेफिनेशन आप पढ़ते हो मामला में जाके तो वहाँ जो बंदा उसकी हेल्प कर रहा होता है, जैसे मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो एक रामू काका का एग्जाम्पल लिया था, रामू काका का, तो मुझे तो लग रहा है जय जो है रामू काका है और वो हमारा क्लाइंट माना जाता है, और बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसको अल्टीमेटली फायदा पहुंचा होता है। तो नीरज अगर अपने पैसे छुपाना चाह रहा है तो नीरज हुआ ना बेनिफिशियल पर्सन। फिर भी आईसीआई ने इसका आंसर जय दिया है, मेरे हिसाब से इसका आंसर नीरज होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सपोज मिस्टर माथुर acquired a property from undisclosed and unaccounted sources of funds. Later he created a trust in his entire property for his family benefit and appointed नीरज as trustee. अच्छा, नीरज को सिर्फ एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सिर्फ एज अ ट्रस्टी। विल नीरज भी हेल्ड फॉर द लायबल फॉर ट्रांजैक्शन? नहीं, उसको प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन में लायबल नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो नीरज जो है वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अपॉइंट हुआ है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई। वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अपॉइंट हुआ है एज अ ट्रस्टी, तो वो लायबल नहीं होगा। अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि अगर कोई बंदे के पास फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है तो उस केस में, फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब एज अ ट्रस्टी वगैरह है, तो उस केस में वो बंदा लायबल नहीं होता। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, आइए फिफ्थ पॉइंट पे, नीरज इज इन द कोर्स ऑफ द ड्यूटी टू कमीशन इन क्लियरिंग द बिल, द एक्ट कैन बी टर्म्ड एज। कहता है कि उसने क्या किया, कमीशन ले लिया जल्दी से पास करवाने के लिए। तो क्या ये मामला में आएगा? बिल्कुल आएगा। जब आप मामला के शेड्यूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये फॉल करता है। और किस में फॉल करता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मिलेगा कैसे? वही जो शेड्यूल गिवन है ना चैप्टर के बाद, जो आपका मामला का चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद शेड्यूल्स गिवन है पार्ट ए पार्ट बी सी का, उसी में आपको मिल जाएगा करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, इसके बाद, कैन नीरज रीसेल हिज हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन जयपुर टू हिज फादर? क्या नीरज अपनी प्रॉपर्टी अपने पापा को बेच सकता है? तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि वो बेनामी प्रॉपर्टी थी। मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी में क्या हुआ था, नीरज ने क्या किया था, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी जो बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी। तो जब आपकी बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, जब बेनामी ट्रांजैक्शन होती है तो प्रॉपर्टी अगर ऐसे खरीदी गई होती है तो आप उसको अगर ट्रांसफर करते हो तो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है। तो यहाँ पर आप प्रोहिबिटेड है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेवेंथ, स्टेट विथ स्टेटमेंट एज टू द ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय नीरज फॉर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज इन एक्सबीएल कंपनी इज करेक्ट।
तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नीरज कैन डू सच ट्रांजेक्शन थ्रू ऑथराइज डीलर बाय द कमीशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सबीएल। नीरज कैन डू सच ट्रांजेक्शन बाय डायरेक्टली बाइंग इक्विटी इन एक्सबीएल कंपनी। नीरज कैन नॉट ट्रांजेक्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सबीएल कंपनी। विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय नीरज फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सबीएल कंपनी इज प्रोहिबिटेड। अगर आप शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हैं फेमा का, तो उसके अंदर आपको पता होगा शेड्यूल नंबर 1 ऑफ फेमा, जिसमें हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद ये पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप विड्रॉल नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पेमेंट ऑफ द कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एक्सबीएल कंपनी, वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में आता है शेड्यूल नंबर 1 में, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 8 पॉइंट क्या कहता है, नीरज कैन क्लेम रिलीफ फॉर द कंप्लीशन एंड हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द फ्लैट परचेज इन शुभ लक्ष्मी अपार्टमेंट अगेंस्ट किससे ले सकता है, इन दोनों से ले सकता है, जिसके पास भी उसने बुक करवाया और जिसके साथ काम चल रहा है बिल्डर वगैरह, उनसे लिया जा सकता है। तो जो भी पार्टी इन्वॉल्व होती है उनसे वो कंपनसेशन ले सकता है लॉटी, ठीक है। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी सेड टू बी बेनामी ट्रांजैक्शन, कब किसी ट्रांजैक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है, कब नहीं बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुना, कब नहीं बोलेंगे। इफ़ अ पर्सन डिपॉजिट ओल्ड करेंसी इन अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन इन एन अंडरस्टैंडिंग दैट अकाउंट होल्डर विल रिटर्न द मनी इन न्यू करेंसी। बी पॉइंट, इंडिविजुअल हेल्ड प्रॉपर्टी इन जॉइंट नेम एंड इज ग्रैंड चिल्ड्रन विद द कंसिडरेशन पेड बाय इंडिविजुअल। अगर जॉइंटली आप होल्ड करते हो तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाता है। या बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जब सेक्शन नंबर 2 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 10th point, suppose there are 3 bidders X, Y and Z is in a tender process initiated by MSME. X and Y bidders were removed by नीरज unethically. नीरज ने क्या पता है इस क्वेश्चन में क्या होता है, नीरज के पास ना पावर होती है, वो एक तरीके से एक ऐसी जगह पे जॉब कर रहा होता है जहाँ पर बिडिंग्स वगैरह होती हैं और नीरज जो होता है वो अप्रूव करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 बिडर्स आए और MSME के लिए और MSEB के लिए, और XY बिडर्स जो थे उसको रिमूव कर दिया गया अनएथिकली नीरज के द्वारा। क्यों? क्योंकि Z के साथ कुछ होगा उसका, ठीक है, Z के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कमीशन वमीशन खाता होगा, तो इस केस में इसलिए उसने क्या किया, अनएथिकली यूज़ कर लिया। और जो नीरज होता है वो डोमिनेंट पोजीशन में होता है क्योंकि उसी के पास पावर होती है, तो वो क्या कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। तो बी इज़ द आंसर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। नीरज विदाउट कंसल्टिंग हिज चीफ इंजीनियरिंग अथॉरिटी अफिक्सेस हिज साइन एंड सील्स टू अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग मिस्टर एक्स एज अ रजिस्टर्ड डीलर। बताओ उसने कितना बड़ा घपला किया, ठीक है। एज अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही देयर बाय ऑब्टेन्स हिज शेयर्स फॉर सर्टिफाइंग द सेट डॉक्यूमेंट। मिस्टर एक्स मिसअप्रोप्रिएट्स द फॉर्ज डॉक्यूमेंट फॉर हिज बिजनेस टू ऑब्टेन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स। एग्जामिन द गिवन सिचुएशन पामला के तहत। यस, पामला के अगर आप प्रोविजंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर पार्ट ए, मैं आपको बताऊं, पार्ट ए जो पामला का शेड्यूल है उसमें अगर आप देखते हैं पैरा फर्स्ट में ही ये वाली बात लिखी हुई है कि अगर आप फॉर्ज करते हैं किसी के डॉक्यूमेंट्स और गलत फ़ायदा उठाया जाता है तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और कितनी पेनल्टी लगेगी, 3 से 7 ईयर्स तक की पेनल्टी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, नीरज विल वाइल रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम दुबई ट्रिप गेव रॉन्ग डिक्लेरेशन अबाउट द गोल्ड। रॉन्ग डिक्लेरेशन दिया उसने कस्टम्स एक्ट में, तो ये भी पामला के तहत पकड़ा जाता है और पामला के तहत पकड़ा जाता है। और पार्ट बी में, शेड्यूल के पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये पनिशेबल है कस्टम्स एक्ट के हिसाब से, और वो पामला के प्रोविजंस में हमारा फॉल करता है, ठीक है। सेकेंड, Neeraj was given an offer by the company vendor to disclose him the lowest bid quoted by other vendors. Neeraj assessed the computer of the executive director and passed on the lowest quotation to the vendor and thus helped him in quoting the lowest among all the bids. Examine and analyze the situation and conclude how Neeraj is liable. यार IT का अगर कोई गलत काम करता है ना, तो पैराग्राफ अगर मैं आपको बता दूँ, पैरा 22 जो होता है पार्ट ए का, उसके अंदर पामला के लिखे हुए हैं प्रोविजंस, पैरा 22 ऑफ द पार्ट ए, ठीक है, उसमें हमारा रहता है और 3 से 7 साल तक की सज़ा होती है अगर IT एक्ट में कोई घपला करता है तो, के तहत करता है तो। बी पॉइंट, if suppose Neeraj was with one of his friend registered a company and courts bid to get a tender of MSEB to get an extra income. Neeraj being at the back foot helps his friend unofficially to get maximum tenders allotted to their company. They need to raise a share capital of the company, so Neeraj decided to invest from his unknown sources of the income in the name of fictitious shareholders. अब बताओ भाई होगा या नहीं होगा? प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के हिसाब से लायबल होगा। 1 साल से 7 साल तक की सज़ा प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। कितना लगता है? 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। दैट्स इट। थर्ड, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को रिसीव हुई है कंप्लेंट फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट एलिजिंग दैट शुभ लिमिटेड एंड मंगल लिमिटेड हैव एंटर इनटू एन इनफॉर्मल, 2 पार्टीज हैं जिन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया हुआ है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ,
ठीक है, टू लिमिट और कंट्रोल द प्रोडक्शन सप्लाई एंड मार्केट टू डिटरमाइन द सेल्स प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सच एन एक्शन ऑफ दीज कंपनीज हैव एन अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। कहता है एग्जामिन करो प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमसे बोलता है डिसाइड करो कि क्या ये एग्रीमेंट अप्रिशिएबल है। तो सिंपल सी बात, पहले तो आपको सेक्शन नंबर 2 जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट है उसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन होगी और वहाँ लिखा हुआ है कि भले ही एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो या ना हो, हम उसको एग्रीमेंट की डेफिनेशन में मानेंगे, तो येस वो हमारा माना जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो आपको देखने होंगे जब आप कंसीडर करोगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या नहीं है। तो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था पेज नंबर 1.40 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट पे जब जाओगे आप, तो वहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने होते हैं कमीशन को वाइल कंसिडरिंग दैट कि वो जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स आपको रीड करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, व्हाट ऑर्डर्स कैन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पास ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, क्या क्या पास कर सकता है। तो सेक्शन इसका आंसर 1.36 पे मिलेगा फैक्टर्स का, इसका आंसर पेज नंबर 1.40 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 1.40 पे मिलेगा, इसका 1.36 पे मिलेगा। तो 1.40 पे वही लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या पास किया जाएगा, वही कि एंटर मत करा करो ऐसे एग्रीमेंट्स में, ठीक है। पेनल्टी लगाई दी जाएगी उनके ऊपर, मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल दिया जाएगा, और जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। ये पेज नंबर 1.40 पे मिल जाएगा और ऊपर वाला 1.36 पे मिल जाएगा। जब मैंने उस चैप्टर को कॉम्पिटिशन एक्ट की वीडियो को डाला था तो मैंने वहाँ पर बोला था कि फैक्टर्स को याद करने की कोशिश मत करना, सीधा सीधा पेपर में जैसा ही पूछा जाएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्टली देख लो कैसे पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा। व्हाट फैक्टर्स कॉम्पिटिशन, तो डायरेक्टली आपको उस पेज नंबर पर जाना है, आपके पास इंडेक्स अवेलेबल होगा और वो एज इट इज़ उठा के आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। Second, explain the restrictions if any under the FEMA 1999 in respect of the following issue and transfer of shares। ठीक है, फेमा के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। क्या बोलता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 करोड़ एट फेस वैल्यू अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल टू नॉन रेसिडेंट इंडियन इन यूएसए ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। द शेयर्स आर इशूड बाय मेसर्स एबीसी नाइटवेल लिमिटेड टू फाइनेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट। तो इस केस में क्या होता है, जो पर्सन रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया होता है उसको अलाउड होता है एज अ कैपिटल ट्रांजेक्शन कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन कंडीशन जो फॉलो करनी होती है वो यही फॉलो करनी होती है कि आरबीआई की अप्रूवल के साथ होगा काम, प्लस नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा आना चाहिए, किसी भी गलत काम करके पैसा नहीं आना चाहिए। अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं वहाँ से रिपेट्रिएट करके नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है या अदर्स नॉन रेसिडेंट के अकाउंट होते हैं एक्सेट्रा, तो उसमें जो ऑथराइज डीलर के अधीन में आपने रखे होते हैं अकाउंट्स, तो वो उसके तहत आपने पेमेंट करी होनी चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है, लेजिटिमेट तरीके से पैसा आया चाहिए और उसी से आपने इन्वेस्टमेंट करी होनी चाहिए, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में अलाउड माना जाता है। दैट्स इट। यहाँ पर हमारे सारे के सारे केस स्टडीज़ कवर होते हैं। मैंने 7 की 7 केस स्टडीज़ और हर वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स की है। मैं आपको बता दूँ, हर वीडियो सिर्फ 10 से 12 मिनट की है। किसी में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। आप सिर्फ 10 मिनट में सुन लेंगे तो 70 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर 7 वीडियोज़ के लिए ली जाए तो 70 मिनट्स, और अगर आप 1.5 और 2 की स्पीड से सुनेंगे तो मैं तो बता रहा हूँ, तो आपका मतलब आधे में टाइम में 35 मिनट के अंदर 35 मिनट्स के अंदर अंदर सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और 7 केस स्टडीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे ही हैं। जैसा भी था मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया। एक बार भी इतने बड़े बड़े केस स्टडीज़ देख लो आप, 3-3 पेज की जो केस स्टडीज़ है वो रीड करने की आपको कोशिश नहीं होगी। जब भी एग्जाम में करेंगे तो इसी तरीके से अपन लोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन रीड करने के बाद उसमें से जो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं सबसे पहले उनको आंसर देंगे, और जिनको डायरेक्टली नहीं दे सकते उनको अलग से डॉट लगा के छोड़ देंगे कि ठीक है ये हमारे इसके लिए केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। और क्या होता है, जब हम पहले से ही एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमें अपन को ना आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर से हमें अच्छे से आता है, इस चैप्टर से अच्छे से नहीं आता। तो एक क्वेश्चन जो हमें छोड़ना होता है ना, तो वो पहले से ही आइडिया लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चों को कोई चैप्टर कॉम्पिटिशन एक्ट पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट का देख लेंगे। और कॉम्पिटिशन एक्ट में भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में कॉम्पिटिशन एक्ट है तो किस में उस टाइप के क्वेश्चंस है जो हमें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडिया क्वेश्चन पढ़ के ही लगता है। तो पहले 15 मिनट्स में तो हमें इसी तरीके से काम करना चाहिए कि वो देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है और कौन से सारे करने हैं। बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा हो जाता है और वो 4 घंटे बहुत कम लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना, और जो आंसर्स डायरेक्टली आते हैं वो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कुछ तो आप जब आप इतनी बार रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, और इतनी सारी वीडियो सुन लेते हो, केस स्टडीज़ कर लेते हो, तो आपको कुछ आंसर तो रटे होते हैं जबान पे, ठीक है, मुँह जबानी रटे होते हैं। बस उसको कंफर्म करना होता है पेज घुमा के कि एक बार देख लूँ यार 30 की जगह 45 डेज तो नहीं था। मतलब छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर करने के लिए आप एक बार चेक कर लेते हो फॉर 100% श्योर, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। दैट्स इट। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और हाँ, अब इसके बाद मेरा जो 6D को लेकर प्रोग्राम है वो ये है कि कुछ बच्चों को केस स्टडी डाइजेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो बच्चों ने केस स्टडी डाइजेस्ट के बारे में मुझे बताया, जैसे कुछ ने फर्स्ट बोला है, कुछ ने हमारा 15th बोला है, कुछ ने 18th बोला है, कुछ ने 10th बोला है, तो जैसे मुझे नंबर्स पता चलते जा रहे हैं तो वो वाले केस स्टडीज़ डाइजेस्ट की वीडियोज़ में डाल दूंगा। अगर आपकी भी कुछ क्वेरीज हो केस स्टडी डाइजेस्ट को लेकर तो वो मुझे बता देना, उसका वो केस स्टडी डाइजेस्ट का वो वाला नंबर बता देना, मैं उसको भी वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जब भी मैं करता हूँ या फिर उन बच्चों के डाउट्स अगर मैं सिंगली अगर छोटे मोटे डाउट हुए तो बिना केस स्टडी की वीडियो डाले ही अगर सॉल्व कर पाया तो वो वैसे डिस्कस करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसके अलावा मेरा प्रोग्राम ये है कि नवंबर 20, जैन 21 और इससे पहले जो अटैम्प्ट हुआ था आई गेस नवंबर 19 का हुआ था, मई 19 का जो भी अटैम्प्ट हुआ था, ठीक है, नवंबर 19 का, ये 3 क्वेश्चन पेपर 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व करके मैं 15 to 20 मिनट्स में सॉल्व करके डाल दूँ, ठीक है, डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और सारा का सारा इसी चैनल पे आपको 6D का सब कुछ हो जाएगा। तो आपको पेपर से पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना एक बार खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ठीक है, अगर मन कर रहा है तो फिर अपने आप पढ़ लेना, अगर नहीं मन करता तो फटाफट से मेरी वीडियो चला के आप सब कुछ कवर कर सकते हो इसी चैनल से, ठीक है। तो ये मेरा एक प्लान रहेगा कि क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डाल दीजिए। तो मैं 3 अटैम्प्ट की क्वेश्चन पेपर डालूंगा और उसके आंसर्स डालूंगा, डिस्कस कर लूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि 15 to 20 मिनट्स में, आपका टाइम बहुत कीमती है, उसे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अपना ना इतना मन भी नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। तो अपने एवरेज बच्चे, ठीक है, हम सारे, तो इसमें ये रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी निपटे, बस फटाफट से हमें कोई मोटी मोटी बात बता दे कि भाई काम की बात बता और ख़त्म कर। तो यही अपना फोकस रहेगा नवंबर 20, जैन 21 और इससे पहले का एक अटैम्प्ट जो हमारा नवंबर 19 का हुआ था उसका, ये 3 अटैम्प्ट की मैं डाल दूंगा, ठीक है। दैट्स इट, बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। प्लीज़ अपना ध्यान रखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। बाय, थैंक यू सो मच।